बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं इब्राहिम हैदर अली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी, आपको नए वीक में एक नए लेक्चर के साथ वेलकम करता हूँ। अभी हमने सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है होम्योस्टेसिस वो कंप्लीट नहीं किया, तो वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। तो थर्मो रेगुलेशन हम पढ़ रहे थे। थर्मो रेगुलेशन में हमने प्लांट्स का पढ़ा था लास्ट टाइम कि वो कोल्ड टेम्परेचर में कैसे बिहेव करते हैं और हॉट टेम्परेचर में उनकी क्या क्या अडेप्टेशंस हैं। आज हमने नए लेक्चर के साथ आगाज़ करना है थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स में, कि जानवरों में थर्मो रेगुलेशन कैसे होती है। जानदार अपने अंदर बॉडी टेम्परेचर को कैसे कैसे मेंटेन करते हैं, मेंटेन करते भी हैं या नहीं करते, या दो तरह के एनिमल्स हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो इस लेक्चर को हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि बॉडी हीट होती क्या है। व्हाट इज़ बॉडी हीट, कि बॉडी के अंदर जो हीट है वो क्या है। फिर जानदार हीट गेन कैसे करते हैं और हीट लॉस कैसे करते हैं। बेसिकली टेम्परेचर ऑफ एन एनिमल डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट। किसी भी जानदार का जो बॉडी टेम्परेचर है, जैसे हमारा 37 की रेंज में रहता है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी की जो हीट है वो चेंज कैसे हो रही। रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट। अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिज्म, कि उस जानवर के अंदर मेटाबॉलिज्म से कितनी हीट बनती है, एंड रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन एंड रेट ऑफ हीट लॉस, और वो बाहर से कितनी गेन करता है और बाहर को कितनी लॉस करता है। यानी दो चीज़ों पे बॉडी हीट डिपेंड करती है। एक कि वो जानवर के अंदर मेटाबॉलिज्म कितना हो रहा है, मेटाबॉलिज्म से कितनी हीट बनी, और दूसरा कि वो बाहर से कितनी हीट गेन करता है, कितनी लॉस करता है। यानी दो फैक्टर्स हैं जो बेसिकली बताएंगे कि बॉडी टेम्परेचर क्या होगा। अगर जानदार का मेटाबॉलिज्म हाई है और वो बाहर से कम हीट गेन करता है, बाहर को कम लॉस करता है, फिर उसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। अगर एक जानदार का मेटाबॉलिज्म लो है और वो बाहर से हीट गेन करता है, फिर उसका बॉडी टेम्परेचर कम रहेगा। तो यानी बॉडी हीट जो है, जो बॉडी टेम्परेचर है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि जानदार का हीट सोर्स क्या है, वो मेटाबॉलिज्म के ज़रिए कितनी हीट प्रोड्यूस करता है और बाहर से कितनी गेन करता है और लॉस करता है। अब हीट गेन करने के प्रोसेस क्या क्या हैं। हीट गेन अक्कर्स बाय, एक तो है जी इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस। इंफ्रारेड मतलब, अब देखें ना, जो सूरज की रोशनी है, अब उसमें से जो एक पोर्शन तो वो है ना जो विजिबल लाइट है, जिसे हम कहते हैं, जो तकरीबन 380 से लेकर 750 नैनोमीटर वेवलेंथ तक होता है, जो विजिबल लाइट है, जो हमें नज़र आती है। पर जो 750 से ऊपर है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं। वो भी हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद होती हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती। हमें सिर्फ वो नज़र आती है जो विजिबल लाइट है, जो राउंड अबाउट 380 से 750 नैनोमीटर तक है। 380 से पहले पहले जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली हैं, जिन्हें अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, और वो ऊपर ही रह जाती हैं मोस्टली, क्योंकि हमारी जो ओज़ोन लेयर है वो उनको ज़मीन तक आने नहीं देती। और जो लॉन्गर वेवलेंथ वाली हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है, वो हमारे माहौल में मौजूद हैं, लेकिन बेसिकली वो हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस जब जानवर की बॉडी पे पड़ती हैं तो वो भी बॉडी को गर्म करती हैं, हीट गेन उनसे भी होती है।
या फिर जो विजिबल लाइट, ज़ाहिर है सनलाइट जो डायरेक्ट पड़ती है बॉडी के ऊपर, फिर रिफ्लेक्ट भी होती है, पड़ती, एक चीज़ है बेजान चीज़ धूप में पड़ी रहती लगातार, तो कैसे वो बेसिकली गर्म हो जाती है। तो इसी तरह जानवर की बॉडी पे भी जब धूप पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट भी होती है, लेकिन उसकी बॉडी गर्म हो रही होती है। तो हीट गेन करने के दो तरीके हैं, एक तो वो इंफ्रारेडिएशन, इंफ्रारेड जो हमें नज़र नहीं आ रही, हमारे इर्द गिर्द तो मौजूद हैं, और दूसरी सनलाइट जो डायरेक्ट बॉडी के ऊपर पड़ती है, दोनों से हीट गेन होती है। और हीट लॉस कहते होती है। जो हीट लॉस है उसके लिए भी एक तो रेडिएशंस हैं, ज़ाहिर है जो बॉडी के ऊपर पड़ रही हैं, पर जो रिफ़्लेक्ट हो गई तो ज़ाहिर है वो जज़ब तो नहीं हुई ना, वो बॉडी से निकल गई हीट रिफ़्लेक्ट होके। और दूसरा एवेपोरेशन, जैसे पौधों में हमने पढ़ा था एवेपोरेटिव कूलिंग, ट्रांसपायरेशन, पौधे के स्टोमेटा से जो पानी एवेपोरेट होता है, इसी तरह जानवरों के जिस्म से भी एवेपोरेशन होती है, जैसे हमारे जिस्म में पसीना पैदा होता है। तो ये हीट लॉस के तरीका। तो बेसिकली जो बॉडी टेम्परेचर है, पहली बात तो वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हीट बॉडी में बनती कितनी है मेटाबॉलिज्म के ज़रिए, और हीट गेन और लॉस कितना हुआ। और हीट गेन कैसे कैसे होती, इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस के ज़रिए और डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टिव सनलाइट के ज़रिए। और हीट लॉस कैसे होती है, एक तो रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरा जो वेपोरेशन हुई। तो ये सारे फैक्टर्स बताएंगे कि बॉडी टेम्परेचर क्या है। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है 37 के राउंड अबाउट में रहता है, 37.5 36.5 इसकी राउंड अबाउट में रहता है। तो वो इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमारे इस समय मेटाबॉलिज्म के ज़रिए हीट बनती है, और कुछ ज़ाहिर है अगर हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा हीट बन गई तो कुछ पसीने की सूरत में खारिज हो जाएगी, या अगर हम सनलाइट में हैं तो हमें जब सूरज की रोशनी पड़ेगी हमारी बॉडी पे तो हम गर्म होंगे, तो फिर पसीना पैदा होगा ताकि जिस्म ज़्यादा ना गर्म हो जाए। तो यानी ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, इन सारे फैक्टर्स पे हमारा बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट जो है, जानवरों के ग्रुप्स बनाए गए बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के एतबार से। टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब टेम्परेचर क्लासिफिकेशन के एनिमल्स के लिए पहले तो जो ओल्ड क्लासिफिकेशन थी हम उसको डिस्कस करते हैं। ओल्ड जो क्लासिफिकेशन है उसमें जानवरों के दो ग्रुप्स बनाए गए, एक पोइकिलोथर्म्स और दूसरा होमियोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स वो जानवर हैं, द एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर, जिनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट, बदलता रहता है, मोर और लेस, कभी ज़्यादा कभी कम, विद एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब जो एक्सटर्नल उनके इर्द गिर्द का टेम्परेचर है, वो इर्द गिर्द ज़ाहिर है अगर वो पानी में रहने वाले हैं तो वो उनके पानी का टेम्परेचर, या अगर वो खुश्की पे रहने वाले हैं तो उनकी हवा का टेम्परेचर। चूँकि हवा का टेम्परेचर बदलता रहता है, पानी का टेम्परेचर बदलता रहता है, तो फिर वो उनका बॉडी का टेम्परेचर भी बदलता रहता है। यहाँ सीधी सी ये बात कह दें कि वो जानवर जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, जिनका बॉडी टेम्परेचर बदलता रहता है, कोई फिक्स नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता, एयर में हैं तो एयर में भी बदलता रहेगा, पानी में हैं तो पानी में भी बदलता रहेगा, क्योंकि पानी का भी बदलता रहता है तो वो मेंटेन नहीं कर पाते, तो इसलिए उनका भी बदलता रहता है। हवा में बदलता रहता है तो वो मेंटेन नहीं करते, तो उनका भी बदलता रहता है। तो ऐसे जानवरों को पोइकिलोथर्म्स ग्रुप में रखा गया। अब इसमें कौन कौन शामिल थे? इनवर्टिब्रेट्स जितने भी हैं, फ़िश, मछलियाँ, एम्फीबियंस वगैरह जो मेंढक वगैरह उनकी किस्में, रेप्टाइल्स इसी ग्रुप में रखे गए। फिर दूसरा जो जानवरों का ग्रुप था जिसे हम कहते हैं होमियोथर्म्स, ये वो हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, बाहर चाहे बदलता भी रहे, हवा का बदलता भी रहे, पानी का बदलता भी रहे, वो पानी में भी हैं तो मेंटेन करेंगे, हवा में भी हैं। मेंटेन करने का मतलब ये है अपना फिक्स रखना है, फिक्स मतलब कांस्टेंट रखना है। बाहर बदल, जैसे हम लोग हैं इंसान, बाहर आजकल 45 डिग्री भी चल रहा है, लेकिन हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 के राउंड अबाउट ही रहता है। सर्दियों में बाहर माइनस में भी चला जाता है, लेकिन हमारा 37 डिग्री पे ही रहता है तकरीबन, उसी के राउंड अबाउट। तो ये हम होमियोथर्म्स हैं।
पर जो जानवर होगा पोइकिलोथर्म, तो गर्मियों में उसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होने लग जाएगा और सर्दियों में उसका बॉडी टेम्परेचर कम होने लग जाएगा, क्योंकि वो मेंटेन नहीं कर सकता। पर जो होम्योथर्म होगा तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो वो मेंटेन कर पाते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से जानवर रखे गए? बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये दो ग्रुप्स बनाए गए थे शुरू में जानवरों के, पोइकिलोथर्म्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते और होम्योथर्म्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। पर इस क्लासिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ एरर्स थी, कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी। अब वो डिफ़िकल्टीज़ क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक डिफ़िकल्टी तो ये थी कि जो डीप सी फिशेज़ हैं, डीप सी फिशेज़ मतलब कि जो समंदरों की गहराई में मछलियाँ रहती हैं। अब समुद्री जो पानी है ना, जो सरफेस वाला होता है वो बदलता रहता है उसका टेम्परेचर ज़्यादातर, क्योंकि कभी सर्दी है, कभी गर्मी, सूरज की रोशनी पड़ी गर्म हो गया, कभी सर्दी है ठंडा हो गया। तो जो सरफेस वाटर है ना वो तो बदलता, पर जो गहराई वाला पानी है ना वो मोस्टली उस टेम्परेचर, उस पानी का टेम्परेचर इतना नहीं बदलता। तो जाहिर है जो मछलियाँ गहराई वाले पानी में रहती होंगी फिर वो उनका भी बॉडी टेम्परेचर इतना नहीं बदलता, वो भी तकरीबन कांस्टेंट ही रहता है। तो फिशेस तो हमने सारी पोइकिलोथर्म्स में रखी कि जिनका बॉडी टेम्परेचर बदलता रहता है। फिर इन फिशेस को कहाँ रखेंगे जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती हैं, क्योंकि वो रहती ही ऐसे माहौल में है जो खुद ही मेंटेन है, तो फिर इसलिए वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती हैं। फिर जो लिजर्ड्स हैं, डीप सी फिशेस का तो आपको बता दिया। जो लिजर्ड्स हैं, छिपकलियाँ वगैरह, ये रेप्टाइल्स की किस्में, वो भी कई ऐसे हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन में एक मसला ये था कि कुछ जानदार जो मेंटेन करते हैं उनको ना मेंटेन करने वालों में रखा गया, और कई बर्ड्स ऐसे हैं, सेवरल बर्ड्स एंड मैमल्स जो अपना मेंटेन नहीं करते, उनका बॉडी टेम्परेचर बदलता रहता है, उनको मेंटेन करने वालों में रख दिया गया था। तो यानी ये जो दो ग्रुप्स बनाएंगे कि जो मेंटेन करते हैं वो होम्योथर्म, जो मेंटेन नहीं करते वो पोइकिलोथर्म्स। तो इसमें भी ऑब्जेक्शंस थे, इसमें डिफ़िकल्टीज़ थी, क्योंकि जो मेंटेन नहीं करते जैसे उसमें फ़िशेज़ रखी गई या रेप्टाइल्स रखे गए, पर कई फ़िशेज़ और रेप्टाइल्स जैसे लिजर्ड्स वो ऐसे हैं कि जो अपना मेंटेन करते हैं, और मैमल्स और बर्ड्स को रख दिया गया था मेंटेन करने वालों में, लेकिन कई मैमल्स और बर्ड्स ऐसे हैं जो मेंटेन नहीं करते। तो फिर क्लासिफिकेशन में डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी। फिर साइंसदानों ने सोचा कि हम क्लासिफिकेशन को रिवाइज़ करते हैं, रिव्यू करते हैं, कहाँ एरर आ रहा है, कहाँ मसला आ रहा है, उसको डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद फिर काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी स्टडी के बाद साइंसदानों ने एक न्यू क्लासिफिकेशन दी। लेकिन उस क्लासिफिकेशन का मकसद ये नहीं था कि कौन मेंटेन करता है कौन नहीं। वो क्लासिफिकेशन थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हीट सोर्स, कि जानवरों का सोर्स ऑफ हीट क्या है। आया कि वो अपनी बॉडी के अंदर ही हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो बाहर से नहीं लेते, या वो अंदर कम प्रोड्यूस करते हैं और बाहर से ज़्यादा लेते हैं। यानी हीट सोर्स दो तरह के हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो अंदरूनी हीट ही इतनी प्रोड्यूस कर लेते हैं उनको बाहर से ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और कुछ जानवर ऐसे हैं कि जो अंदरूनी हीट कम प्रोड्यूस करते हैं, असल में उनको बाहर से चाहिए होती। तो हीट सोर्स की बुनियाद पे ग्रुप्स बनाए गए। तो ये 3 ग्रुप्स बनाए गए। सबसे पहले है एंडोथर्म्स, द एनिमल्स विच जनरेट देयर ओन बॉडी हीट थ्रू हीट प्रोडक्शन एज बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ऐसे जानवर जो अपनी खुद की हीट मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ही बना लेते हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म ही इतना हाई है कि उनकी अपनी बॉडी हीट मेटाबॉलिज्म से ही पूरी हो जाती है, जो हीट उनको चाहिए होती है। वो बाहर से कम ही हीट गेन करते हैं। असल उनका हीट सोर्स जो है इंटरनल है, उनका मेटाबॉलिज्म। अब इसमें कौन कौन से जानवर रखे गए? फ्लाइंग इंसेक्ट्स, उड़ने वाले जो हशरात हैं ज़्यादातर। कुछ फिशेस भी ऐसी थी जो एंडोथर्म है, जो अपना अंदरूनी हीट प्रोड्यूस करती हैं। ज़्यादातर परिंदे, ज़्यादातर मैमल्स इसी कैटेगरी में रख दिए गए। अब इसमें ये नहीं हम कह रहे कि कौन मेंटेन करता है कौन नहीं, हम बस ये कह रहे हैं हीट सोर्स क्या है।
एंडोथर्म मेंटेन करते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर, लेकिन अंदरूनी हीट प्रोड्यूस करके, इसलिए वो एंडोथर्म है। अब आगे एक्टोथर्म। एक्टोथर्म भी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, लेकिन इनके अंदर अंदरूनी हीट कम प्रोड्यूस होती है। द एनिमल्स विच प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट लो लेवल, यानी जिनमें मेटाबॉलिज्म, जाहिर है कौन सा ऐसा जानदार है जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मेटाबॉलिज्म हर जानदार में ही होता है, लेकिन रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म वो फ़र्क हो सकता है। जो एंडोथर्म है उनका मेटाबॉलिज्म ही बहुत ज़्यादा हाई होता है। जो एक्टोथर्म है, जो हम पढ़ रहे हैं, इनका मेटाबॉलिज्म लो लेवल पे इनकी हीट प्रोड्यूस होती है, और जो थोड़ी सी हीट बनती भी है वो एक्सचेंज हो जाती है, वो बाहर चली जाती है, लॉस हो जाती है। इसलिए वो ज़्यादातर हीट वो अपने सराउंडिंग से ही जज़ब करते हैं। एक्टोथर्म कहा इसलिए गया है इनको कि इनका हीट सोर्स एक्सटर्नल है, अंदरूनी हीट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती कि बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए, इसलिए इनको बाहर से ही गेन करनी पड़ती। अब इसमें जो इन्वर्टिब्रेट सारे नहीं, मोस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ का ऊपर हम एंडोथर्म में रख चुके हैं, जैसे ये फ्लाइंग इंसेक्ट को एंडोथर्म में रख दिया, पर ज़्यादातर एक्टोथर्म है। फिर फिशेस, ऊपर कुछ फिशेस जो हैं हमने एंडोथर्म में रखी, पर ज़्यादातर फिशेस जो हैं वो एक्टोथर्म है। रेप्टाइल्स एक्टोथर्म है, एम्फीबियंस एक्टोथर्म है। आम अल्फाज में हम इनको कोल्ड ब्लडेड जानवर भी कहते हैं ना, आपने 9-10 में पढ़ा होता है, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड जो एंडोथर्म है वो वार्म ब्लडेड ही होते हैं, यानी उनका जिस्म में इतनी हीट है कि उनको बाहर से लेनी नहीं पड़ती, वो वार्म ब्लडेड हो गए। और जो एक्टोथर्म है उनके जिस्म में इतनी हीट नहीं है, उनको बाहर से लेनी पड़ती है, वो हो गए कोल्ड ब्लडेड। ये जो मेंढक वगैरह होते हैं, ये आपको देखें सर्दियों में क्यों नहीं नज़र आते, क्योंकि ये एक्टोथर्म है ना, इनका एक्सटर्नल हीट सोर्स है। जब सर्दियों में इसलिए नहीं ये जानवर नज़र आते, एम्फीबियंस वगैरह मोस्टली, क्यों? क्योंकि वो बाहर से हीट लेते हैं। सर्दियों में बाहर तो इतनी हीट होती नहीं है, फिर इनको डेथ का ख़तरा है, इनको मर जाने का ख़तरा है, इसलिए ये मिट्टी के नीचे, गारे के नीचे दब जाते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं। जब गर्मियाँ आती हैं, आजकल देखें गर्मियाँ हैं, बारिशों के सीज़न, आपको मेंढक भी नज़र आते होंगे। क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि आज बाहर हीट ही आजकल बहुत ज़्यादा है, उनको बाहर से ही चाहिए होती है, तो मिल रही। पर जो एंडोथर्म होते हैं, ऊपर वाले जो पहले नंबर पे हमने पढ़े, वो आपको सर्दियों में भी नज़र आएंगे, गर्मियों में भी नज़र आएंगे, क्योंकि उनको बाहर वाली हीट से इतना कंसर्न नहीं है, उनके जिस्म में ही हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो बाहर हो या कम हो या ज़्यादा हो उनकी टेंशन नहीं। हाँ, ये है कि उनको सर्दी गर्मी ज़रूर लगेगी, बाहर गर्मी है तो अंदर तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए वो ज़्यादा देर गर्मी में नहीं बैठेंगे, वो अंदर ही छाँव में रहेंगे। और बाहर अगर सर्दी है तो फिर भी उनको बाहर जाएंगे तो हीट, उनको सर्दी लगेगी। तो यानी वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा धूप में भी नहीं बैठते और बहुत ज़्यादा सर्दी में भी नहीं बैठते, अपने हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए बाहर वाली हीट से उनको कोई कंसर्न नहीं। आप जब भी एंडोथर्म ज़हन में सोचें, आप अपने जिस्म को ले आएँ सोच में कि हम भी एंडोथर्म ही हैं, तो हम गर्मियों में क्या करते हैं और सर्दियों में क्या करते हैं, ये आपको मालूम है। सर्दियों में तो हमारी कोशिश होती है धूप में निकले बैठ जाएं, क्योंकि जिस्म ठंडा हो रहा होता है, बाहर कूलिंग है ना, पर हम धूप में बैठ जाएंगे हीट गेन करने के लिए, लेकिन उस धूप में बैठे बगैर भी हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म में हीट बन रही है। हाँ, अगर हम धूप में बैठेंगे तो ज़रा ज़्यादा सुकून हो जाएगा, लेकिन हम हैं एंडोथर्म, हमारा एक्सटर्नल हीट सोर्स नहीं है, हमारा इंटरनल हीट सोर्स। पर जो एक्टोथर्म होंगे वो आपको गर्मियों में नज़र आएंगे ज़्यादा, और ज़्यादा गर्मियों में नज़र इसलिए भी आएंगे क्योंकि वो उन्होंने बाहर से हीट गेन करनी होती है। सर्दियों में आपको वो नज़र ही नहीं आते या कम नज़र आते हैं। और जो थर्ड कैटेगरी है वो हेट्रोथर्म्स हैं। ये जो हेट्रोथर्म्स है ना, ये जो पिछली क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी, पोइकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स, ये डुअल नेचर के हैं। हेट्रोथर्म्स जो होते हैं ये कभी पोइकिलोथर्म्स बन जाते हैं, कभी होम्योथर्म्स बन जाते हैं।
यानी इनकी ज़िंदगी में कभी कभी ये बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने लग जाते हैं, कभी ये बॉडी टेम्परेचर इनका वेरी करने लग जाता है। दीज एनिमल्स विच आर कैपेबल ऑफ वेरिंग डिग्रीज ऑफ मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन, यानी कभी इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जब इनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है तो फिर ये एक्टिव रहते हैं, तब ये इनका बॉडी टेम्परेचर भी हाई होता है। जब इनका मेटाबॉलिज्म, अब उन्होंने लिखा वेरिंग का मतलब जो चीज़ बदलती रहती है, कभी कभी इनकी मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है। जब इनका मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है तो फिर ये इनएक्टिव हो जाते हैं या सुस्त हो जाते हैं, तब इनका बॉडी टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाता है। यानी ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। कभी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई तो बॉडी टेम्परेचर हाई हो गया, कभी बहुत ज़्यादा हीट कम प्रोड्यूस हुई तो बॉडी टेम्परेचर कम हो गया। यानी ये बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट ही नहीं कर पाते जैसे हम कर लेते हैं। तो ऐसे जानवरों का तीसरा ग्रुप बना दिया गया कि जिनमें बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता ही नहीं है। दो तो वो हो गए ना जो मेंटेन करते हैं, अंदरूनी हीट प्रोड्यूस करके करते हैं तो एंडोथर्म, बाहर से हीट गेन करके करते हैं तो एक्टोथर्म। और तीसरी कैटेगरी वो होगी जो मेंटेन ही नहीं कर पाते, कभी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। जब बढ़ जाता है तो वो एक्टिव होते हैं ज़्यादा, जब कम हो जाता है तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं, चाहे वो हाइबरनेशन करें चाहे वो किसी और एक्टिविटी में चले जाएं, लेकिन वो सुस्त हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो वो जब बॉडी टेम्परेचर कम होता है, जब उनको बॉडी हीट ज़्यादा मिल जाती है फिर वो एक्टिव हो जाते हैं। इसमें उन्होंने मिसालें दी, बैट्स, चमगादड़ें वगैरह, हमिंग बर्ड्स वगैरह, ये इस कैटेगरी में आते हैं। चमगादड़ें भी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती, बदलता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। जब ज़्यादा है तो एक्टिव, जब कम है तो इनएक्टिव। इस तरह हमिंग बर्ड्स, अब देखें ये बर्ड्स और मैमल्स को हमने पिछली क्लासिफिकेशन में रखा गया था जो मेंटेन करते हैं यहाँ पे होम्योथर्म्स में, लेकिन फिर डिफ़िकल्टी में हमने कहा था कि बहुत से बर्ड्स और मैमल्स हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। पर इस क्लासिफिकेशन में सारी कन्फ्यूजन हल होगी। जो मेंटेन कर लेती हैं फिशेस पर अंदरूनी हीट सोर्स है उनको एंडोथर्म में रख दिया, जो मेंटेन कर लेती हैं लेकिन एक्सटर्नल हीट सोर्स है उनको एक्टोथर्म में रख दिया। इनवर्टिब्रेट्स का भी मसला हल हो गया, जो एंडोथर्म है वो अलहदा हो गए, जो एक्टोथर्म है वो अलहदा हो गए। मैमल्स और बर्ड्स का भी मसला हल हो गया। इधर हमने लिखा मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स, क्यों? क्योंकि ऑल बर्ड्स नहीं एंडोथर्म, कुछ बर्ड्स हैं ना, ये जैसे ये हमिंग बर्ड है ये हेटोथर्म है। ऑल मैमल्स नहीं हमने लिखा मोस्ट मैमल्स, क्योंकि कुछ मैमल्स हैं ना जैसे ये बैट्स हैं जो हेटोथर्म है। तो इस क्लासिफिकेशन में मोस्ट ऑफ दी कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी हैं। तो हीट सोर्स की बुनियाद पे जो क्लासिफिकेशन की गई, एंडोथर्म जिनका इंटरनल हीट सोर्स मेटाबॉलिज्म के ज़रिए, एक्टोथर्म जिनका एक्सटर्नल हीट सोर्स, मेटाबॉलिज्म तो होता है लेकिन वो लो लेवल की हीट प्रोड्यूस होती है इसलिए वो बाहर से ज़्यादा गेन करते हैं, और हेटोथर्म वो हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर बदलता रहता है बाहर वाले टेम्परेचर के साथ ही, कभी ज़्यादा हो गया तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो गया तो बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा, अगर मेटाबॉलिज्म कम है बाहर भी कम है तो बॉडी टेम्परेचर कम। तो ये इसलिए मेंटेन नहीं कर पाते और फिर ये अपने आप को फिर या तो जब बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है फिर एक्टिव रहते हैं, बॉडी टेम्परेचर लो होता है तो फिर ये इनएक्टिव हो जाते हैं। हेटरोथर्म और इसी कैटेगरी में आते हैं बैट्स एंड हमिंग बर्ड्स वगैरह। तो ये आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही है कि थर्मो रेगुलेशन कैसे की जाती है, क्लासिफिकेशन क्या है, बॉडी हीट क्या है, गेन और लॉस कैसे होता है, फिर टेम्परेचर क्लासिफिकेशन जो ओल्ड थी वो क्या थी, फिर उसमें मसाइल क्या क्या थे, फिर नई क्लासिफिकेशन की गई तो उसमें क्या क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखा। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि थर्मो रेगुलेशन करने के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं जानवरों में, स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल वगैरह, बिहेवियरल। फिर मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं। तो इस टॉपिक को गौर से पढ़ें, आसान सा था, कोई इसमें इतनी कन्फ्यूजन वाली बातें तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर भी आपको अभी भी कोई है, कोई आपके जहन में सवाल आता तो मैं हाजिर हूँ। पहले भी आप लोग कमेंट्स करते हैं, इनबॉक्स में मैसेजेस करते हैं, तो अब भी करें, मुझे खुशी होती है आप लोगों के मैसेज देख के। कम से कम ये दिल में ज़रूर आता है कि चलो माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेक्चर सुनते हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।